बार आपने इसे अपना बना लिया तो ये आपको छोड़ने वाली नहीं है। आप इफ यू स्टार्ट लविंग योर वर्क देन द वर्क विल स्टार्ट लविंग यू। जब मैं क्लास में कभी डिस्कशन करता हूँ तो जो भी सवाल 7 लाइन का होता है मैं पहले बोल देता हूँ, ये डाउट है ना बता दो। जो 6 लाइन का है ये डाउट है ना बता दो। सारी चीजें जैसे हाई फाई क्या है, लो फाई क्या है, ये जो अपन ऑर्गेनिक में यूज करते हैं सर, रियली मतलब मजा आ जाता है। पढ़ो इतना, पढ़ो ऐसा और पढ़ो इतना कि नंबर आना चाहिए। एंड ऑफ द डे द ओनली वन थिंग मैटर वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम बहुत सारे टीचर्स के साथ बैठे हैं, आप देख पा रहे होगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो भी बचा है 6 मंथ। इसमें कैसे अपन को केमिस्ट्री किस वे में प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, जो बचे हुए 6 मंथ है इसमें बहुत अच्छा आउटपुट आ सके। तो मैं पर्सनली फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा, ताकि ये वीडियो देख के आपको जो कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का हो इन बचे हुए 6 मंथ में एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए, ताकि आप एक अच्छा सा रैंक और एक अच्छा सा कॉलेज ले पाएँ। ये वीडियो जो है बहुत ही डिटेल वीडियो होगा, बहुत ही एनालिसिस करके चीज़ें सर से मैंने बात की पर्सनली इस वीडियो के बारे में, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी इस वीडियो में। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी चीज़ें मिस मत कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने स्क्रिप्ट भी बहुत ही शानदार बनाई है इस वीडियो के लिए। तो गाइस अभी हमारे साथ हैं TNM सर, और सर से हम जानेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें इन बचे हुए 6 मंथ में। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो टाइम बचा है इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को लेके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये फिजिकल केमिस्ट्री को किस तरीके से किया जाए इस बचे हुए 6 मंथ में कि वो एक अच्छा सा मार्क्स लाए नीट में। थैंक यू अलीम। मेरे ख्याल से ये जो सवाल है ये बहुत सारे बच्चों के मन में भी होगा और बहुत रीजनेबल लॉजिकल सवाल है। मैं अक्सर बच्चों से एक बात कहता हूं, हमारे नीट का एक छोटा सा नियम है, एक ही चीज को एक ही जगह से 100 बार करें, 100 अलग अलग जगह से ना करें। एक ही चीज को एक ही जगह से 100 बार करें, 100 अलग अलग जगह से ना करें। अगर आप मुझसे कहेंगे इन 6 महीनों में बच्चा क्या करे, तो मैं कहूंगा यार एक जमाना था जब बच्चों से कहते थे ये टॉपिक छोड़ दो, अब वो जमाना नहीं है। पहली चीज आप दिमाग में एक चीज सेट कर लें, आप किसी भी चीज को छोड़ने वाले नहीं है। बहुत डेप्थ में अगर आप नहीं पढ़ पाते, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसको आप ऊपर ऊपर से जरूर पढ़ के जाइए, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जरूर पढ़िए। तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको कहना चाहूंगा, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक को। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर एक बच्चा सही तरीके से चीजों को सीख रहा है, सही तरीके से उसके दिमाग में चीजें बैठा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे कहीं दिक्कत आती है। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आप रखें नोट्स। आपके जो नोट्स कॉपी में लिखाया गया है, आपको जो बताया गया है, उसे आप ऐसे याद रखें कि अगर रात को कोई 12 बजे आपको उठा के पूछे या जब भी आप सोते हैं, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो नोट्स टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। नोट्स के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत एसेंशियल पार्ट है। और न्यूमेरिकल करने के लिए जितने सवाल आपको क्लास में कराए गए उन्हें आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद आपको जो डेली प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है उसे सेकंड प्रायोरिटी देंगे, और फिर थर्ड प्रायोरिटी में अपन रखेंगे इस मॉड्यूल को। तो बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूर करे, नोट्स जरूर करे। जब ये दोनों चीजें वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है, तो थर्ड पॉइंट पे आता है वो हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाता चले। जब वो हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाता है, उसे टाइमली वो रिवीजन करता रहे। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, इसमें आप चीजों को एक रूटीन में रिवाइज करते रहें। इन लिमिटेड टाइम में किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हर चीज आपको पढ़ना है। नोट्स को टॉप प्रायोरिटी दे, प्रैक्टिस को प्रायोरिटी दे, जो आपको डेली प्रैक्टिस मिल रहा है सवाल उसे करे, मॉड्यूल को करे, और इस प्रकार से आप उन सभी टॉपिक्स पे परफेक्शन पा सकते हैं। तो गाइस फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अब मैं जाता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो मैं बता दूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारे पास हैं बंसल सर, और मैं बंसल सर से जानना चाहूँगा ये जो सर 6 मंथ बचे हैं इसमें अपन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ताकि बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए इन बचे हुए 6 मंथ में। नमस्कार सब बच्चों को। देखो ऐसा है कि अब जब हमारे को मालूम है कि हमारे पास समय सीमित है, लेकिन करने के लिए हमारे पास चीज़ें असीमित हैं, ठीक है ना। हम कितना भी करते रहे, हमारे को कभी ये सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि बस इसके बाद और कुछ नहीं, अब NCERT में कुछ भी बाकी नहीं रह गया, कुछ ना कुछ रहेगा। इसलिए उसकी टेंशन को छोड़ो, है ना। डोंट कॉन्सेंट्रेट अपॉन द रिजल्ट, है ना। रिजल्ट पे कॉन्सेंट्रेट मत करो। कुछ दिनों पहले मैंने धोनी का भी एडवर्टीजमेंट देखा था, तो एग्जैक्टली उसने ही कहा था, आई बिलीव इन द प्रोसेस एंड नॉट द रिजल्ट। तो कोशिश करो प्रोसेस पे बिलीव करो। प्रोसेस क्या होता है, क्लास में जैसे पढ़ाया गया आपको, जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो बिलीव ऑन देयर प्रोसेस कि उन्होंने जो पढ़ाया है
उन्होंने जो इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवाए वो नोट्स को आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंस देनी, जैसे कि सर ने बताया, TNM सर ने, तो द थिंग्स आर दैट कि वो सबसे पहले आपको नोट्स को इम्पोर्टेंस देनी है। अगर आप नोट्स को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देते रहोगे तो आपको ये पता चलता रहेगा, क्योंकि आपने नोट्स को एकदम फ्रेंडली होकर लिखा है। जस्ट लाइक यू गो एंड वॉच द मूवी, अगर एक तो होता है किसी और से मूवी सुनी हुई हो, और एक आप खुद जब मूवी देखते हो तो आपको जब 4 साल बाद में भी कोई पूछता है तो आप उसकी स्टोरी को क्रमबद्ध बता देते हो कि ये उसका जिस्ट आपको मालूम होता है। आपने वो मूवी क्लास में देखी हुई, जो आपने अपने नोट्स में लिखा है वो मूवी आपने क्लास में देखी है, तो आपको उसको वापस दिमाग में रिवाइज करना और उससे 10 नई चीज़ें सोचना वो आपके लिए बड़ा आसान होगा। तो इसलिए वो आपके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है। और मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, जैसे कि लास्ट 5-7 साल में खूब सारी जो एम्स की रैंक निकली हैं, तो उनमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था ऐसा कि मैंने बच्चों को बोला कि आप ऐसा करो, हमसे पढ़ के जाते हो और पढ़ के जाने के बाद आप NCERT लो और अपने खुद के AR बनाओ, अपने खुद के एसेशन रीजन बनाओ, है ना। लेट अस सी कितना टाइम लगता है आपको और कितने बना पाते हो। तो वो वाला प्रोसेस मेरा बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ, क्योंकि उसके अंदर कई सारे बच्चों ने बोला कि सर हमने बनाए, और फिर वो उन्होंने दिखाया कि सर ये वाले मैंने अप्रूव भी किए, और उसके बाद में उनको ये लगा कि सर ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हम पहले तो एमलेसली पढ़ते हैं किसी किताब को, लेकिन जब हमारे दिमाग में एक एम होता है कि हमें टीचर की तरह सोच के AR बनाने हैं, तो फिर वो मेरा जो वो है प्रोसेस वाली बात है कि हम उसमें रीजनिंग सोच रहे हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं इनॉग्निक के अंदर हमें कई बार रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है कि ये चीज़ है तो ठीक है, ये फैक्ट है तो ठीक है, लेकिन क्यों है, तो उसकी रीजनिंग कई जगह पर NCERT में एक्सप्लेन करी हुई है। तो हमारे को पता चल जाता है कि एक पेज पर अगर हम एक AR भी बनाने की सोचें तो ऐसे घर पे अगर रोज़ आधा घंटे भी प्रैक्टिस कर लें इस चीज़ की, तो मेरे ख्याल से वो बहुत इनफ रहता है। तो बच्चों 6 महीने अपने पास रह गए, तो 6 महीने सबसे बढ़िया नोट्स को आप टाइम दो। अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आपके पास लीजर टाइम बचा है, तो ट्राई टू मेक योर ओन AR फ्रॉम द NCERT एंड फ्रॉम द नोट्स। आई थिंक दिस विल बी इनफ। केमिस्ट्री की बात करने वाला हूँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारे साथ हैं एसिड सर। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो ये बचा है 6 मंथ, इसमें अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से किया जाए ताकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो अलीम एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जनरली हमने ऐसा सुना है कि कुछ बच्चे जो नए आते हैं, संपर्क में आते हैं, कहते हैं सर आप ऑर्गेनिक स्टार्ट तो कर रहे हो और GOC तक बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब अपन रिएक्शन वाले पार्ट में जाते हैं तो बोल दिया जाता है कि यहाँ पे रटना है या फिर उसको रटना होता है। क्या ये बात सही है? तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत इजी पार्ट होता है। अगर आपको GOC इजी लग रहा है, आइसोमर आपको इजी लगा, IPSC आपको इजी लगा, तो उससे भी इजी है रिएक्शन वाला पार्ट। बस ये होना चाहिए कि उसको किस प्रॉपर वे में हमें देखना हो। जब हम कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप रिएक्शन के नेचर को पहचानिए। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में जब पेपर आप देखते हो तो उसमें ऐसा लिखकर नहीं आता है कि ये हाइड्रोकार्बन का है या ये एल्काइल हैलाइड चैप्टर का या एल्कोहल चैप्टर का है, यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म लगानी है। तो कुल मिलाकर आप समझिए, रिएक्टेंट को समझिए, उसके नेचर को समझिए कि सबस्ट्रेट जो आपका है वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। अगर सबस्ट्रेट आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो उस पर पहला अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। इलेक्ट्रोफाइल से नहीं, न्यूक्लियोफाइल से नहीं। साथ में आपको ये भी जानना होगा कि क्या वो कंसेप्ट है कि कहीं पर एडिशन रिएक्शन होता है, कहीं पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है या कहीं पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। अगर इन बेसिक्स पे आपने काम करना शुरू कर दिया तो फिर आपके सामने कोई अनजान सा रिएक्शन भी आ जाएगा तो आप उसको अपने कंसेप्ट से सही कर लेंगे। नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप रिएजेंट, बच्चे कहते हैं सर बहुत सारे रिएजेंट हो जाते हैं, उन्हें हम किस तरीके से समराइज करें। तो जैसे कि TNM सर ने बताया है और मैं भी क्लास में हमेशा बताता रहता हूं कि शॉर्ट नोट्स जो है वो बैकबोन है किसी भी सब्जेक्ट के, क्योंकि इतना ज़्यादा कोर्स हो जाएगा आप उसे कैसे कवर करोगे लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएजेंट आता है NaI एसीटोन। अब NaI एसीटोन आया तो आपको लिखना पड़ेगा कि NaI एसीटोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी बार यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक हेलोजन के साथ आता है तो वो फिंकलस्टीन रिएक्शन कर देता है, और जब 2 हेलोजन के साथ आता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन कर देता है। उसी तरीके से आपको देखना होगा कि अगर OH- हीट लिखकर आ गया है तो उसके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रोल है। अगर वो ऐसे एल्डिहाइड के साथ आ जाए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिजारो की तरफ भागता है, अल्फा हाइड्रोजन पा जाए तो फिर वो आपके सामने एल्डोल
के रिएक्शन की तरफ जाता है। उसी तरह से आपको समराइज करना होगा कि अगर हम Br2NaOH ले रहे हैं तो अगर वही Br2NaOH हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ आ जाए तो वो ब्रोमोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन की ओर जाता है, और अगर प्राइमरी एमाइड आ जाए तो फिर वह हाफ मैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन की तरफ जाता है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बनाना पड़ेगा, इन चीजों को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिज्म, बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर एक बात बताइए, ये जो आप मैकेनिज्म लिखा रहे हो क्या इसको रटना है? नहीं बेटा, मैकेनिज्म इसलिए लिखाई जाती है ताकि हम उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट को बाहर कर सकें जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करे। हम मैकेनिज्म बताते हैं लेकिन क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी मैकेनिज्म लगाते हैं? नहीं। तो उसका एक्सट्रैक्ट क्या है, सर ने उस मैकेनिज्म को क्यों लिखाया है, क्या उसके बीच में कहीं कुछ हाईलाइट किया है, क्या एनसीईआरटी की कोई पॉइंट उसमें लिखी है? ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी को साथ में जरूर पढ़ें और पूरी कोशिश करें। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा दिया गया, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाया, तो उसको घर जाकर देखें कि हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ दिया है और आप अपनी कॉपी में ही उसको टिक करें कि ये हो चुका है, और अगर कोई ऐसा चीज लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है तो उसको अपनी कॉपी में ही एक बॉक्स बनाकर एक एनसीईआरटी कॉर्नर बनाएं और चीजों को रखें। तो इस सब चीजों को जब आप मेमोराइज करके चलेंगे, रियली कह रहा हूं, मैंने देखा है सर कि बच्चों ने 1.5 घंटे में पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म रिवाइज करी है, और अभी तक के सफर जो चल रहा है इसमें भी मैं देख रहा हूं कि बोलते हैं कि सर अब रिएक्शन जब दिख रहा है ना तो मुझे पता चल जाता है कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैकेनिज्म के एक्सट्रैक्ट को एक बार समझा है। तो इस पर फोकस करें, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रट रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप सीख नहीं पाएंगे। एक बार उसको बस समझने का प्रयास करिए, एक बार आपने इसे अपना बना लिया तो ये आपको छोड़ने वाली नहीं है। देखा है फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चा क्या होता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन से कई बार क्या होता है, डरता है। मैं कहूँ कि वो न्यूमेरिकल करने का जो अप्रोच होता है कि अपन स्टार्ट कैसे करें, वो सारी चीज़ें बच्चा अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाता। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कई बार क्या होता है, बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री करने से भी डरता है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है लोग फिजिकल केमिस्ट्री को अवॉइड भी करने लग जाते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा ये फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे करें या फिर क्या अप्रोच लाएं ताकि क्वेश्चन को देखते ही अपन को समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ये सर बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत बच्चों का डाउट है सर, इस पर सर थोड़ा सा आप डिटेल से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल अलीम, जब मैं क्लास में कभी डिस्कशन करता हूँ तो जो भी सवाल 7 लाइन का होता है मैं पहले बोल देता हूँ ये डाउट है ना बता दो, जो 6 लाइन का है ये डाउट है ना बता दो। बच्चा कहीं ना कहीं सवाल की लंबाई से घबराता है, उसे लगता है 6-7 लाइन का है तो वो सोचता है कि मुझसे नहीं बनेगा। फर्स्ट थिंग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे जरूरी है वह है उस प्रॉब्लम का इंटरप्रिटेशन। जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो बच्चा क्या करता है, कई बार सवालों को ऐसे पढ़ता है जैसे वो न्यूज पढ़ रहा है, वो अखबार पढ़ रहा है। नहीं यार, आपको वहां एक एक लाइन को समझना पड़ता है, उसके बाद आपको समझना पड़ता है कि उससे रिलेटेड क्या कंसेप्ट है। एक बच्चा सवाल उस दिन करने लग जाता है जब सवाल के पढ़ते से ही उसके दिमाग में सवाल का चित्र बनने लग जाता है। इसी को हम समय के साथ इंप्रूव करते हैं। जब शुरू में प्रॉब्लम प्रैक्टिस बच्चों से क्लास में कराते हैं तो बच्चा सवाल के साथ उसका डायग्राम बनाता है, उसे इमेजिन करता है क्या हो रहा है, फिर अंदर से कंसेप्ट आता है, अंदर से फॉर्मूला आता है। लेकिन अगर ये काम नहीं है तो जब बच्चा सवाल करना शुरू करता है अपने लेवल पे, वो इसी चीज को लैक करता है, वो इमेजिन नहीं कर पाता। तो पॉइंट नंबर 1 इंटरप्रिटेशन, सवालों का सही करे, उसे अखबार न मान के उसे आराम से पढ़े, उसका सही इंटरप्रिटेशन करे। पॉइंट नंबर 2 उसे इमेजिन करे, उसे डायग्राम बना के इमेजिन करे। समय के साथ ये डायग्राम उसके जहन में बनने लगता है, उसके मन में बनने लगता है, लेकिन शुरू में उसे पेपर बनाना पड़ेगा। जब वो डायग्राम बनाने लगेगा उसे समझ में आएगा चीजें हो क्या रही हैं, उसे लिंक क्या करना है, क्या गिवन है, क्या पूछा है। पॉइंट नंबर 3 जो अक्सर मैं बच्चों से कहता हूं, सवाल को रिवर्स ऑर्डर में लेके चलो। आपने इमेजिन तो कर लिया, क्या क्या है, डायग्राम आपके मन में बन गया। अब जो पूछा है वहां से शुरू करो। क्या पूछा है, जो पूछा है क्या उसका फॉर्मूला आपको पता है, क्या उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है। रिवर्स चलो, वहां से स्टार्ट करो। अब सोचो जो जो आपको चाहिए था उस सवाल को करने के लिए, क्या वो गिवन है या वो मिसिंग है। फिर जो मिसिंग है उसे गिवन इंफॉर्मेशन से डिराइव करने की कोशिश करें। जब आप इस अप्रोच में चलते हैं तो मेरे हिसाब से बच्चा बहुत हद तक न्यूमेरिकल की फ्लो में आ जाता है। एक चीज और मैं यहां पे ऐड करूंगा अलीम, बच्चा अक्सर न्यूमेरिकल का एक डर बना के चलता है। तो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं, सवाल जब क्लास में कराता हूं, अब सवाल शुरू होने वाला है तो आधे तो डर गए होंगे, तो सबसे पहले बोलो अरे वाह सवाल, पहले बोलना शुरू करें, हाँ यार न्यूमेरिकल है, समथिंग इंटरेस्टिंग वी आर गोइंग टू लर्न। रादर फील फियर अबाउट दैट। अपने आप से कहें नहीं यार बहुत मजा आएगा। वो सवाल का मजा लगाता है बच्चों
जब आप किसी सवाल के पीछे 1 घंटे 2 घंटे खुद को परेशान करें और आंसर आपके अंदर से आए ना, कितना मजा आएगा इमेजिन नहीं कर सकते। उस दिन आपको लगेगा हम सच में पढ़ रहे हैं। तो ये जिद न्यूमेरिकल के पीछे जिस दिन आएगी ना, उस दिन ऑटोमेटिक आपको सवाल में मजा आएगा। ये जिद लाना है, तो सवाल से कहना शुरू करें, अरे वाह सवाल। जब ये आएगा तो न्यूमेरिकल को आप एक हैप्पी मूड से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अटेम्प्ट करेंगे, इमेजिन करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, सवाल आपसे बनेगा। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस यहाँ पे एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। जब उन टाइप्स के कंसेप्ट्स की आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप उन्हें जल्दी कर पाते हैं, लेकिन जब कुछ नया आता है वो आप तभी कर पाएंगे जब न्यूमेरिकल के इस अप्रोच में आप ढले होंगे। लिमिटेड चीजों को बार बार करें। उसी टाइप के सवाल हमारे नीट में आते हैं, हम नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही लिमिटेड कंसेप्ट्स आने वाले हैं, उनमें आप बिल्कुल 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 रमे हुए होने चाहिए, राइट। तो यही है इंटरप्रिटेशन, इमेजिनेशन और अपने आप से कहें अरे वाह सवाल। सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने ऐसा बच्चों से कहते हुए सुना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो बच्चे कहते हैं रटने वाला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन इसमें उनको देखने को मिलता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या वाकई में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाला है या फिर उनका भ्रम है? सर आप कैसे उनका भ्रम या उनका जो मन में बसा हुआ है उसको कैसे दूर करना चाहेंगे? देखो दिक्कत क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बता दी जाती हैं कि इसी पर बेसिक्स सारे के सारे इसी पर बेस्ड होंगे, सारे रीजनिंग इसी के आसपास मंडराती रहेंगी। एक नॉर्मल बात करें तो सेकंड पीरियड जो होता है, मैं पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में पहले बता जाता हूँ कि बेटा ये एकदम एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं, ये हर बात में एक्सेप्शन देंगे। अगर ये एक्सेप्शन नहीं देते हैं तो वो अपने आप में एक एक्सेप्शन माना जाएगा, ठीक है ना। तो वो मैं ऐसी बातें कर देता हूँ और उससे एग्जांपल भी देता हूँ। ऐसा नहीं कि इसे बोल दिया, उसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ कि उसमें क्यों एक्सेप्शन है। और ये हर एक नॉन टीचर का काम होता है कि हाउ टू मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। फैक्ट्स और फिगर्स अपनी जगह है, लेकिन साथ में कोरिलेशन कि उसका कैसे वो कोरिलेट होती चीज़ें। सेकंड पीरियड में ऐसा ही नहीं कि मैंने हवा में बोल दिया कि भाई एक्सेप्शन देते हैं तुम्हें मानना पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए बताना पड़ता है कि उसके लिए कारण क्या क्या है। अब फैक्ट के पीछे या कोई एक्सेप्शन के पीछे अगर मैंने कारण बता दिया जाए तो इट विल नो लॉन्गर गिव द फीलिंग ऑफ बीइंग एन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन वाली फीलिंग नहीं देगा आपको। आप उसको करेंगे और बढ़िया ढंग से करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप उसको डिस्कस करने से डरेंगे नहीं तो आपको लगता है कि अरे यार इसमें एक्सेप्शन नहीं, तो आप पहले से वेट करेंगे। बेरिलियम की साइंस जब पढ़ोगे एल्कलाइन अर्थ मेटल में तो आप वेट करोगे कि कब बेरिलियम आए और कब हम बोलें सर को वो लाइन जो सर ने बहुत पहले बोली थी कि अरे इसमें एक्सेप्शन नहीं आएगा तो ये एक्सेप्शन है। तो हमें पता चलेगा कि हाँ बेरिलियम दूसरों से कंपेयर होगा तो हम अपने आप अपनी खुद की केमिस्ट्री निकाल पाएंगे और वही अप्लाई होता है पूरे सेकंड पीरियड के अंदर। अब ये मैंने एग्जांपल दिया, ये वाला एग्जांपल दिस विल होल्ड गुड नॉट जस्ट इन द पीरियोडिक टेबल बट इफ यू गो फर्दर अहेड इन द टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में हेल्प करेगा, फिर जाके एस ब्लॉक में हेल्प करेगा और ये कि जाके पी ब्लॉक में भी हेल्प करेगा। पी ब्लॉक में एनसीईआरटी के हर ब्लॉक में लिखा हुआ है, कभी एनमलेस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, कभी ऑक्सीजन, कभी फ्लोरीन। तो ये वाली बातें जो है जब हम एक्सेप्शन की साइंस पहले बता देंगे, लॉजिक के साथ बता देंगे, तो वो बच्चा उस एक्सेप्शन का वेट करेगा कि अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये इससे संबंधित सवाल आ जाए तो मजा आ जाए। तो वो वाली बात है कि वो एक प्रोसेस की बात है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो हमें क्लास में सीखना होता है, उसके लिए हम कोई शॉर्टकट्स नहीं सीखें कि अभी हमने ये शॉर्टकट सीख लिया और वो कुछ दिनों तक चलते हैं, वापस रह जाते हैं। फिर हम ट्रिक्स को याद करने के लिए ट्रिक्स सीखने लगते हैं और तब हमें लगता है कि तब हम बदनाम करने लगते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है ना, कि भैया हमसे नहीं हो पाया तो चलो ठीक है सब्जेक्ट को बदनाम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। बाकी तो जो लोग सुन रहे हैं और वो लोग अगर मान लो क्लास में नहीं क्या बोलते हैं किसी कारण से आ पाए, वो जब कभी आएंगे तब उनको पता ज़्यादा बेहतर रूप से लग जाएगा। चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक जो है ना आप लोगों के बिना अधूरा है। कारण क्या है? जैसे कि फिजिकल से इंडिपेंडेंट नहीं अब फिजिकल केमिस्ट्री क्यों सर? अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात आती है, SN1 SN2 E1 E2 अपन समझाते हैं, फिजिकल की जरूरत पड़ती है। और इनऑर्गेनिक मैं रियली कह रहा हूँ कि जब ऑर्गेनिक पढ़ाते समय इनऑर्गेनिक और फिजिकल को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बच्चा भी बहुत उत्साहित होता है। फॉर एग्जांपल जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करा रहे हैं, ड्राई ईथर के साथ, तो वो वुड्स रिएक्शन दे रहा है, लेकिन वो मैग्नीशियम के साथ आके क्यों ग्रिग्नार्ड एजेंट बना रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दूसरी बात, जब बेंजल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंस के साथ टेस्ट देता है, फेलिंग के साथ टेस्ट नहीं देता है। रटना नहीं है, एक में सिल्वर कंपोनेंट में एक में कॉपर कंपोनेंट है, क्या है रीजन इसके बीच में? ये सारी चीजें जैसे हाई फाई क्या है, लो फाई क्या है, ये जब अपन ऑर्गेनिक में यूज करते हैं सर रियली मतलब मजा आ जाता है। तो वही मैं बोला बिना फिजिकल इनऑर्गेनिक के
ऑर्गेनिक जो है अधूरा है, लेकिन हाँ बस वही है कि इसको बस ये आना चाहिए कि इजी वे में किस तरीके से हम बच्चों को समझा सकें। तो मैं तो खुद मतलब हमेशा कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें सीखता रहूँ। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी क्या है कि ये जो टाइम चल रहा है इसमें बच्चे परेशान होते हैं रिवीजन को लेके। वो कहीं ना कहीं करंट पोर्शन उनका चलता है, बट कुछ चीज़ों की वजह से वो अपना बैक पोर्शन भी नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका टेस्ट भी ख़राब होता है। कई बार टेस्ट में उनके नेगेटिव मार्किंग भी बहुत होने लगती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, रिवाइज करने का क्या सबसे बेस्ट मेथड है और नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड किया जाए? ये आपका क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से आते हैं कि सर बताइए इस समय क्या करूँ, बैक पोर्शंस भी बचा हुआ है, करंट पोर्शंस भी है, अगर करंट पोर्शंस कर रहा हूँ तो बैक रह जा रहा है, बैक कर रहा हूँ तो करंट रह जा रहा है। भाई आप ये तो सोचो कि अगर मान लीजिए आपका 40% सिलेबस हो चुका है तो 60% सिलेबस अभी बाकी है, तो आप उस 60% सिलेबस दैट इज करंट पोर्शंस को आप हमेशा प्रायोरिटी दें अभी, क्योंकि अगर करंट पोर्शंस आपने 60% अपने हाथ में कर लिया तो उसका जो कॉन्फिडेंस, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वो 40% को भी धीरे धीरे क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, और वो भी आपका बैक पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने बच्चों को भी देखा कि सर अपन टॉपिक पढ़ते हैं, क्वेश्चंस हो जाते हैं, बाद में वापस से क्वेश्चंस करते हैं तो नहीं होते हैं, या फिर एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं तो निगेटिव मार्किंग होती है। बहुत आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, आप टॉपिक पढ़ने के बाद जब सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मैक्सिमम 90%, मोर देन 90% क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन 15 दिन के बाद जब वापस उसी क्वेश्चन से करते हो तो उसी में से जो लगे हुए क्वेश्चंस हैं वो नहीं होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो अगर आपने उसका क्वेश्चन तुरंत कर लिया तो ठीक है, और उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस मार्क भी कर दिया करें आप, लेकिन जब वापस से आप चैप्टर का रिवीजन करें तो उल्टा करें। अब आप क्वेश्चंस पहले सॉल्व करें, रिवीजन बाद में करें, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो तो उस समय आपको पता ही नहीं रहता है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है या इसमें कौन सा सेक्शन ऐसा है जो मैं भूलने वाला हूं। लेकिन जब आप उसको 15 दिन बाद वापस से करते हो तो वो जो सेक्शन भूलने वाले होते हो, जो आपको पता नहीं चलता है रिवीजन के बाद क्वेश्चन करने से, वो चीज ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाती है। फिर आप वापस से जाके उसको टिक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन जब मैंने 15 दिन के बाद किया तो मैं यहाँ भूल गया था, यानी यहाँ पर हमें रिवीजन की जरूरत है। या फिर कोई टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसको तुरंत क्वेश्चन अगर ना करें, कुछ दिनों के बाद क्वेश्चंस करें, तो भी आपको पता चल जाता है कि आपकी रिटेनिंग पावर उस सब्जेक्ट में कितनी है या क्या चीज कहाँ भूल रहे हो। इस चीज का अगर आपने ध्यान देना शुरू किया तो रियली मैं कह रहा हूं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग मिनिमाइज होगी। और एक दूसरा तरीका, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप उसके ऑप्शंस को मत देखें। खासकर मैं बायो में बता देता हूं, बायो में आप ऐसा कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी ऐसा कर सकते हैं कि आप जान लें कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता है कि वो ऑप्शन क्या होगा जो आपका सही आंसर होना चाहिए। मैं तो परफेक्ट एग्जांपल लेता हूं क्लास 12th बोर्ड का, जहां क्वेश्चंस होता है लेकिन आंसर नहीं होते, वहां आपको खुद लिखना पड़ता है। तो आप उससे सीखिए कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो वो ABCD या 1 2 3 में कहां पे दिया है, हमें केवल उसको टिक करना है। अगर आपकी इस तरह की स्ट्रेटजी अभी से बनाने लग गए तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इस तरीके से तैयार हो जाएंगे कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगी। लास्ट में सर चाहूँगा कि बच्चों को एक मतलब होता है ना कि 1 सेकंड को कुछ मैसेज अगर देना चाहो बच्चों को, सर प्लीज। पढ़ो ऐसा, पढ़ो इतना, पढ़ो ऐसा और पढ़ो इतना कि नंबर आना चाहिए। एंड ऑफ द डे द ओनली वन थिंग मैटर whether you are selected or not। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सब कुछ निछावर करके नंबर के लिए पढ़ना स्टार्ट करें। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ भाई, सबसे पहले तो क्या है कि खुश रहो, ठीक है ना, थोड़ा मतलब तसल्ली रखो अपने दिमाग में और खुश रह के पढ़ाई करो। और अगर कभी किसी की तबीयत खराब है तो पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करो, और उस तरीके में ये है कि किताबें बंद करो और आराम से रेस्ट करो, और जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाए तब तक किताबों से दूर रहो, और तबीयत ठीक होने के बाद फिर लग जाओ डबल एनर्जी के साथ में। और मतलब वही है कि अगर आप इफ़ यू स्टार्ट लविंग योर वर्क देन द वर्क विल स्टार्ट लविंग यू। तो इसलिए बस ये है कि काम से मोहब्बत करो, प्यार से क्या बोलते हैं, प्यार करो अपने पढ़ाई से, पढ़ाई आपको प्यार करने लगेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बोलते हैं ना कि सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। आप पूरे प्रयास में लगे रहिए, जहाँ तक रास्ता दिखे वहाँ तक चलते जाइए। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आगे का रास्ता अपने आप दिखता चला जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी भी बहुत टाइम है, बहुत ही टाइम है। अभी भी अगर आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अभी से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। टाइम तो बहुत है, लेकिन टाइम अब वेस्ट करने के लिए नहीं है, टाइम अब केवल इन्वेस्ट करने के लिए है आपके फ्यूचर में। तो विश यू ऑल द बेस्ट। पूरे
हार्डवर्क के साथ और हम सब सर की तरफ से पॉजिटिव वेल विशेस हैं और विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स क्रिकेट।